हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार मीना आपका अन्य मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, हमने प्रश्नावली 1.4 के चैप्टर के समाप्त होने के बाद प्रश्नावली 1.4 कराई है। इसके बाद चैप्टर समाप्त हो चुका है हमारा। तब हमने बोला था कि हमारा टेस्ट है और टेस्ट की इन्फॉर्मेशन हमने उसी वीडियो में दी थी, लेकिन उस वीडियो में थोड़ी ऑडियो को प्रॉब्लम है। अगर आपको ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके बता सकते हैं, तो हम उस वीडियो को दोबारा बनाएंगे। इसके बाद जिन जिन विद्यार्थियों को भी टेस्ट देने के लिए कहा गया था, या उस वीडियो में मैंने बताया था कि जो जो विद्यार्थी टेस्ट दे सकते हैं उनका शेड्यूल ये बताया था, व्हाट्सएप नंबर बताए थे और टेलीग्राम चैनल पर पेपर कहाँ आएगा वो बताया। अगर कोई भी विद्यार्थी ने टेस्ट नहीं दे सका या पीछे आया है तो हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की लिंक। वहाँ पर जाकर आपको ये टेस्ट पूरा मिल जाएगा और फर्स्ट चैप्टर की पूरी PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम उस टेस्ट की सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, वैसे मैंने कहा था कि जो जो लोग टेस्ट देंगे उनका रिजल्ट यहाँ पर सुनाई देगा, लेकिन अभी तक किसी भी विद्यार्थी का मुझे मैसेज नहीं आया है। इस वजह से मैं आप टेस्ट का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। आप जब भी इस वीडियो को देखोगे तब आप टेस्ट जरूर देना। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है 1। क्वेश्चन 1 क्या कहता है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। आपको 80 मिनट दिए गए थे इस पेपर को सॉल्व करने के लिए और 7 क्वेश्चन थे, एक मार्क्स के 4, 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन। ठीक, 15 नंबर का पेपर था। इसके भीतर आपको 80 मिनट में पेपर करना था पूरा, और इसी प्रकार से आपका बोर्ड में पेपर का पैटर्न आएगा। एक नंबर का भी आ सकता है, 3 नंबर का वैसे। ठीक है, तो आप ऐसे करेंगे, 4 नंबर की प्रश्नावली होती है फर्स्ट, तो एक नंबर का, एक 3 नंबर का, इस प्रकार पैसा क्वेश्चन आते हैं। उस प्रकार मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 1 की तरफ करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या था, मैंने प्रश्नावली पूरा फर्स्ट चैप्टर हो गया आपका, उसके भीतर से ये एक सवाल है। ठीक है, ये शायद एग्जाम्पल 4 है, आपको याद होगा एग्जाम्पल 4 में हमने सब ने क्या किया था, क्या पढ़ा था। और जो भी विद्यार्थी नए आए हैं उसने नहीं पढ़ा था, हमारे चैनल की इंट्रोडक्शन की वीडियो ज़रूर देख ले। और इस वीडियो के नीचे हमारी फर्स्ट चैप्टर की कंप्लीट वीडियो की लिंक भी है, वीडियो की लिंक भी है, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन को चालू करते हैं। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। हमें दर्शाना है कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहाँ की एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, यही लिखते थे हम पहले क्वेश्चनों में, वही फिर से करेंगे। माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर क्या है, b का मान आप कहाँ से लोगे, उस क्वेश्चन में भी बताया था, एग्जाम्पल से बताया, फर्स्ट चैप्टर में बताया कि हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम फिर में क्या कहती है। ये है हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम फिर में। ठीक है, तो यहाँ a हमने मान लिया। ठीक है, a मानने के बाद अब b की बात आती है, तो ये सब तो हमें ये लिखा दिख रहा है, ये लिखा दिख रहा है, इसमें मतलब बार बार ये b की जगह 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम तुलना करें इसकी और इसकी तो क्या आएगा, b का मान 4 आएगा। ठीक है, तो हम लिख दिया 4, क्योंकि b का मान तो हमारा 4 आया है। माना कि a बराबर कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 4 है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या करेंगे, ये लिख देंगे सबसे पहले। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लगाने से पहले हमें q का बताना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ q एक पूर्णांक दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है,
पूर्णांक। तो हमें क्यू का कौन सा मान लेना है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले किसी पूर्णांक, कोई पूर्णांक है तो है क्यू, किसी पूर्णांक क्यू 0 से बड़ा या बराबर के लिए, इससे छोटा तो ऋणात्मक हो जाएगा, तो हमें बात करनी है धनात्मक की, इसलिए इसके लिए हमारी यूक्लिड वायर एल्गोरिथम करते क्या है, ए बराबर, अब होता है बी क्यू प्लस सी है, और बी क्यू प्लस आर है, तो हमें तो यहाँ पे बी का मान तो दिया हुआ है, अब तो लिखेंगे हम बी का मान लिख देंगे और यूक्लिड वायर में जैसे कि वैसे लिख देंगे। अब आप कहोगे यहाँ तक तो हमारे समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो हमें करने में। इसके बाद आती है मेन बात कि आर, ए तो हमने माना है, बी का मान पता है, क्यू भी एक माना हुआ मान है, लेकिन आर कहाँ से लाए, तो यहाँ लिखेंगे जहाँ आर बराबर 0 1 2 3 है। अब क्यों है, चूँकि क्योंकि 0 से बड़ा है, बराबर है और 4 से छोटा है। ये बात समझ में आई आपके? क्या आपके ये बात समझ में आई है? ये बात ऐसे है जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हमारी यूक्लिड वायर प्रमेयिका होती है, वो ये होती है, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि हमने ए में भाग देना है बी का, भागफल क्यू और शेषफल आर आता है, ठीक है, जानते आप। अब बी आप जानते हो शेषफल कभी भी माइनस में या ऋणात्मक नहीं आता है, ठीक है, तो इससे नीचे की कोई बात नहीं करेंगे हम। इसके बाद धनात्मक तो 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 तक आ सकता है, 4 क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर, आप कहोगे 4 क्योंकि यहाँ पर बी का मान क्या है, 4। यदि किसी संख्या का, जिस संख्या का ये हम भाग दे रहे हैं, माना हमारे शेषफल यहाँ 4 आ गया, तो इसमें तो एक बार भाग चला जाएगा ना, तो शेषफल क्या रहेगा, 0, यानी 4 या 4 से बड़ा कभी भी शेषफल हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ भाजक ही 4 है। भाजक कभी भी शेषफल नहीं होता है, भाजक से बड़ी संख्या कभी शेषफल नहीं होती, क्योंकि उसमें भाग चला जाता है भाजक का, इस वजह से, ठीक है। तो हमारा भाजक से छोटे 3 4 संख्या है, ये आ गई क्या, शेषफल आर। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, अब ये तो हमारी आ गई, इसलिए कहेंगे हम, इसलिए ए बराबर क्या हुआ बताइए, ए 4Q तो है ही है, आर का मान 0 हो तो हम इसको नहीं लिखेंगे 0, ठीक। इसके बाद 4Q + 1, 4Q + 2 तथा 4Q + 3, ठीक है, समझ में आ गया क्यों आया। हमने यहाँ पर आर के मान रखे हैं बस, और कुछ भी नहीं किया, आर के मान से ए के मान निकाले, जो 4 आए हैं ए के मान, ठीक है, आ गया आपको समझ में? आ गया। अब बात चल रही है आप धनात्मक विषम पूर्णांक की, लेकिन हमें ये भी तो बताना है, ये तो 4 आए, हमें 2 ही पूछे, पर यहाँ पर ये लग रही है कि हमको इसमें से 2 हटेंगे, वो कौन कौन से हटेंगे, क्यों हटेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे इस लाइन से नीचे, क्योंकि 4Q में 4Q + 2 2 से विभाजित है क्या, नहीं है भाई साहब, और 2 से विभाजित संख्या क्या होती है, सम होती है कि नहीं होती है, इसलिए ये संख्याएं, इसलिए ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये एक धनात्मक
विषम पूर्णांक अंक नहीं है। ये लाइन आपको समझ में आई? कैसे? आपको पता है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पे विषम आ रहा है और हमारी तो 2 से भाज्य संख्या, हमेशा हम जानते हैं कि हमने पढ़ी है कि सम संख्या कैसे कहते हैं, जो संख्या 2 से पूरी भाग चल जाए उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या। तो ये तो सम हुई तो विषम तो होगी नहीं, इसलिए हम लिखेंगे ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या नहीं है। तो अब हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। अब तो हमें बस लास्ट लाइन लिखनी है। क्या लिखनी है लास्ट लाइन? अतः, बिल्कुल क्वेश्चन की लाइन छापनी है, तरसाइयों को हटा के। अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 व 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट समाप्त हुआ। आपको मैं इससे पहले भी समझा चुका हूँ और अब भी हमने आराम से इसको समझा है, तो आपकी समझ में आ गया होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, इसलिए हमारे पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन। आप ध्यान रखना है, इस पेपर के क्वेश्चन फालतू नहीं है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट ही सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। चलते तो सेकंड क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक मिठाई विक्रेता है, एक मिठाई विक्रेता है, उसके पास 420 काजू की बर्फियाँ हैं। क्या है उसके पास? 420 काजू की बर्फियाँ, 130 बादाम की बर्फियाँ। वह इनकी ऐसी डेयरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये बर्फियाँ बर्फी के परात में न्यूनतम स्थान के लिए इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है? ये आपका एग्जाम्पल कौन सा था? ये आपका एग्जाम्पल शायद एग्जाम्पल 4 ये था, 3 वो था। ठीक है, एग्जाम्पल 4 था ये आपका। क्वेश्चन नंबर 1 का आएगा ये, और ये बिल्कुल सबसे सीधा सिंपल सवाल है। इस पेपर में सबसे सिंपल सवाल यही। आप इतने बड़े क्वेश्चन को देखकर घबरा गए होंगे क्योंकि इसका सॉल्यूशन एक छोटा सा है। हमें ऐसे प्रश्न को हम इस प्रश्न को जांच और भूल की विधि से कर सकते हैं क्योंकि आप पता होगा क्यों कर सकते हैं, परंतु हम प्रश्न का हल संख्या 420 और 130 के HCF से करेंगे। ये आपको लाइन समझ में आई? ये लाइन ये कहती है, हम इस प्रश्न को जांच और भूल विधि से कर सकते हैं। हमें इस प्रश्न को जांच और भूल विधि से कर सकते हैं, लेकिन हमें इस प्रश्नावली में HCF की विधि पढ़ी है, तो हम HCF से बहुत सिंपल तरीके से हो जाए, इसलिए हम प्रश्न में 140 130 के HCF करेंगे। हम HCF क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर न्यूनतम संख्या पूछी और एक समान, न्यूनतम और समान जहाँ
आ जाए वहाँ हमेशा HCF होता है, इसलिए ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 420 और 130 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है, एक A बराबर BQ प्लस R, ये तो आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, लेकिन हमको वहाँ पर मान रखना है। A का मान क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया, हमेशा बड़ी संख्या होती है वही A का मान होती है। B का मान उसकी छोटी संख्या, R का मान आपको पता लगाना है कि क्या होगा, 130 का 420 में भाग दीजिए। इसके बाद शेष पर आपको बताना है कितना होगा, ठीक है। कितना होगा बताइए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो B का मान है ना, B का मान ध्यान से देखिए, B का मान क्या है, B का मान 130, वो तो हो जाएगा A का मान, और जहाँ जो शेषफल है ना, शेषफल वो आ जाएगा B के स्थान पर, और हम फिर से भाग देना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा शेषफल अभी 0 नहीं आया है, ठीक है। 30 का 4 बार, फिर शेषफल 10, अभी भी नहीं आया तो फिर हम 30 को उधर लिखेंगे, 30 और 10 गुना कितना करेंगे, 10 को 3 बार ही करेंगे, कितना आ जाएगा, 0 आ गया। अभी बार तो आ गया, क्या नहीं आ गया, आ गया। तो अतः हम क्या लिखेंगे अपना नीचे, अतः 420 और 130 का HCF 10 होगा। ये हो गया आपका, ये अभी क्वेश्चन नहीं हुआ है, अभी तो HCF निकला है 10, ठीक है। समझ में आ गया आपको, मैं बता रहा है, जिस लास्ट में जब हमारा शेषफल 0 आता है तो उस समीकरण में या हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय में B का जो मान होता है वही हमेशा HCF होता है, जो यहाँ पर 10 है। तो ठीक है, आप इसको कीजिए। इसके बाद इसकी लास्ट लाइन में लिखवानी है आंसर की, इसे नोट डाउन कीजिए जल्दी से। इसके बाद हम इसकी लास्ट लाइन लिखवाते हैं। ठीक है, हम इसकी लास्ट लाइन और लिख देते हैं। चूंकि बर्फीय पदार्थ में न्यूनतम स्थान क्या है, न्यूनतम स्थान कहाँ है, क्या लिख रहा है, एरिया बर्फीय पदार्थ में न्यूनतम स्थान के लिए, ठीक है। क्योंकि बर्फीय पदार्थ में न्यूनतम स्थान घेरे, इसके लिए हमें प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फ रखनी पड़ेगी, इसलिए हमें प्रत्येक डेयरी 10-10 बर्फियों की होगी, 10-10 बर्फियों की होगी। यही तो हमें पूछा है, तो जी हम लिख देंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। कर लिया, चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, 135 और 225 का HCF यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, ठीक है। मैंने आपको
ये क्वेश्चन कराया था तब भी बताया था कि जब क्वेश्चन 1 नंबर का हो, क्या 1 नंबर का, तब तो हमें बिना चरणों के क्वेश्चन कर देना है। सिर्फ 2 मिनट लगेगी क्वेश्चन करने में। अगर क्वेश्चन 3 नंबर का है तो हमें कंप्लीट चरणों से करना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया, 1 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 3 नंबर का, वो हमें चरणों से करना है। तो हमें इसे बिना चरणों के 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो इसे कैसे करेंगे? आंसर यूक्लिड प्रमेयिका से यूक्लिड प्रमेयिका से 135 और 225 का HCF। ठीक है, HCF कैसे करेंगे? बड़ी संख्या 225, छोटी संख्या 135, कितनी बार गया? 1 बार। कितना बचा शेष भाग? 65 और 25 कितना हुआ बताइए? 90। ठीक है, अभी शेषफल 0 नहीं आया है हमारा, तो फिर से करेंगे। 135 बराबर 90 इंटू 1 प्लस 45 बचा शेषफल, अभी भी 0 नहीं आया है, फिर से करेंगे। 90 बराबर 45 इंटू 1, 45 इंटू बराबर 0। अब हमारा शेषफल 0 आ चुका है। ठीक है, तो हम ब्लैक लाइन लिख देंगे। अतः 135 और 225 का HCF कितना होगा? 45 होगा। बस 2 मिनट का क्वेश्चन था आपका, हो गया सम। नोट डाउन के लिए क्वेश्चन में पूरी तरह पढ़ेंगे हम अब। कर लिया? चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, 4052 और 12576 का ऐसे भी एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। आपको पता है, ये आपका एग्जाम्पल 1 है, पता है कि नहीं पता है? और ये बहुत बड़ा भी है क्योंकि चरणों से करना है हमें क्वेश्चन नंबर, क्योंकि मार्क्स 3 नंबर का, इसलिए चरणों से करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम चरण नंबर 1। चरण नंबर 1 में क्या करते हैं हम सबसे पहले, बताइए जल्दी से। सर्वप्रथम क्या करेंगे हम? सर्वप्रथम 12576, 4052। ठीक, इस कोष्टक में इसका बड़ा है इसलिए 4052 और 12576 का HCF विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से करते हैं तब। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट लाइन होती है चरण की। तो हम करेंगे अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे बड़ी संख्या 576 ए के स्थान पर, बी के स्थान पर क्या है? 4052। इसका कितनी बार भाग जाएगा बताइए? 4052 का। आपने एग्जाम्पल 1 भी किया है। तो ये आएगा 3 बार, 4 3 बार है, 3 बार 420 इस बचेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट चरण कंप्लीट। इसके बाद सेकंड चरण में क्या लिखेंगे हम? चरण नंबर 2। ठीक है, चरण 2 में क्या लिखने वाले हैं? क्योंकि शेषफल, मैंने आपको एक अच्छी तरीके से आपको एग्जाम्पल एक सबसे ज़्यादा टाइम में समझाया था। 40 मिनट का हमारा एक एग्जाम्पल हुआ था, उसमें आपको छोटी से छोटी बात समझाइए, इसलिए मैं आपको डिटेल से नहीं समझा रहा हूँ। वैसे आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि आपने इस प्रकार के बहुत एग्जाम्पल किए हैं क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि शेषफल क्या 420 0 का इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है,
इसलिए ये टेस्ट का सॉल्यूशन सिर्फ आपके रिवीजन के लिए है आपके, क्योंकि क्वेश्चनों को मैं पहले ही करा चुका हूँ, लेकिन आपको एक बार रिवीजन हो जाए इसलिए, ठीक है। क्योंकि 6/420 नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए 4052 और 420 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से करते हैं। ठीक है, किससे करते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से करते हैं। तब क्या आएगा तब बताइए। बड़ी संख्या 4052, छोटी संख्या 420 इंटू, अब बताइए 420 का कितनी बार भाग जाएगा? 10 बार तो नहीं जाएगा, 9 बार जाएगा, ठीक है, 9 बार, ठीक है। कीजिए गुणा 9 बार, 420 को 9 बार करेंगे, 0 9 दूनी 18 को 8 को लेंगे, 9 चौक 36 1 37, यह आएगा 3780। तो उसमें से कितना माइनस करें हम? बताओ। कितना बचना चाहिए? मेरे हिसाब से 372 बचना चाहिए। आपके हिसाब से कितना बचना चाहिए आप बता दीजिएगा मुझे। 372 नहीं, 272, 3780, हाँ 3800, कितना? 272, ठीक है। इसके बाद हमारा चरण नंबर 3 आएगा। वो क्या कहेगा? वो भी यही बात कहेगा कि क्योंकि शेषफल है 272 जो नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए 420 और 272 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से करते हैं तब, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? क्योंकि शेषफल क्या है 272 इक्वल टू 0, इसलिए 420 और 272 का, तो बड़ी संख्या 420 बराबर छोटी 272 का भाग तो एक बार जाएगा। कितना बचा बताइए आप फटाक से? 28 और 3 से 4 से 28 सर्विस 48, तो 148। अच्छा कितना बचा? 148, ठीक है। तो आप इसको फटाक से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हमारी नेक्स्ट चरण की तरफ बढ़ेंगे, चरण नंबर 4। नोट डाउन। कर लिया नोट डाउन? चलो तो फिर चरण नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो फिर ठीक है, तो फिर चलते हैं। चरण नंबर 4 क्या है? क्योंकि शेषफल क्या नहीं है? क्योंकि शेषफल
148 नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि शेषफल 148 नॉट इक्वल टू 0 है। इसको आप ये से लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि शेषफल क्योंकि शेषफल 148 नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए किस किस का सेव करेंगे हम, 272 और 148 का HCF यूक्लिड परिमेय का करने पर 272 यहाँ पर लिखेंगे। 148 का आगे एक बार जाएगा, कितनी बार बचा, 52 और 72, कितना हुआ 52 72, 124, ठीक है। ये आपका चरण नंबर कौन सा हो गया, 4th। इसके बाद लिखेंगे चरण नंबर 5th। चरण नंबर 5th क्या कहता है, क्या कहेगा चरण नंबर 5th, क्योंकि शेषफल कितना आया हमारा 124 नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए 100 रुको रुको रुको, ये क्या कर दिया हमने इतनी जल्दीबाजी में, ये होएगा, ठीक है, एक बार गया ना 124, इसलिए 148 और 124 का HCF यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से करते हैं, तब क्या आएगा, 124 और 148 का HCF करेंगे हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, तब बड़ी संख्या 148, 124 का आप जानते हैं एक बार जाएगा, भागफल कितना बचेगा 24, ठीक है। अब क्या हुआ, 24 नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0 के, देख रहे हैं आप, चरण नंबर 6 है, क्योंकि शेषफल 24 जो 0 का नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के बराबर नहीं आया है, इसलिए हम अब क्या करेंगे, 124 और 24 का HCF यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से करते हैं, तब क्या आता है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से करते हैं तब ये आएगा 124 बराबर 24 पंजे 120, ठीक है, 120 प्लस 4 कितना बचा 4, आप इसको भी नोट डाउन कीजिए, 4 5 6, अभी चरण नंबर 7 तो और बच रहा है, ठीक है, फटाक से इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। इसके बाद हम चरण नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे, तो ठीक है, कर लिए नोट डाउन, चलो तो फिर चरण नंबर 7 की तरफ। चरण नंबर 7, क्योंकि शेषफल है, क्या है आपका शेषफल 4 नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए हम किस किस का करेंगे आप, 4 और 24, इसलिए 24 और 4 का ऐसे परिमेयिका से करने पर, ठीक है, परिमेयिका से करेंगे हम, कितना है आप बताइए, 24 का दिया 4 में, 4 से 24 प्लस 0, इसका मतलब हमारा शेषफल आ चुका है। तो अब हम लिखेंगे अंतिम चरण, हमारे चरण हो गए समाप्त, शेषफल आ गया है 0, हमें इसी 0 का इंतजार था और वो हमारी आ चुकी है, ठीक है, क्या आ गई हमारी अब 0। तो इसके बाद अब हम 0 के बाद क्या करने वाले हैं, अंतिम चरण, अंतिम चरण में लिखेंगे ठीक है, अंतिम चरण, अंतिम चरण में हम क्या लिखेंगे, यहाँ हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है, इसलिए प्रक्रिया समाप्त होती है।
इसलिए प्रक्रिया समाप्त होती है। ठीक है, इसलिए क्या होती है, प्रक्रिया समाप्त। तो ये तो हो गया हमारा ये। अब लास्ट लाइन और रही है हमारी, वो भी क्या है, क्योंकि इस स्थिति में भाजक 4 है, देखा है ना, भाजक 4 है, इसलिए 4052 और 12576 का HCF 4 होगा। आंसर आपका समझ में आया। क्वेश्चन हमारा समाप्त। फटाक से इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 अथवा में है। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा जो मुझे अच्छा लगे, ठीक है, क्योंकि आपको वो क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। आपको सेकंड क्वेश्चन जानना हो तो आप देख लेना। आपको 10 वाला नहीं कराऊंगा मैं, शांत वाला आप कर लेना, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ऊपर वाला करवाऊंगा, ठीक है। कर लिया आपने क्वेश्चन नंबर 4 नोट डाउन। चलो तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि 5 - के परिमेय संख्या है। ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको कराने वाले थोड़ी पार्ट है, इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैंने इसको नोट डाउन कर लिया। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद मैं समझाऊंगा। इसे तो आपने कर रखा है, पर कोई नया आया हो तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। कर लिया। चलो तो फिर माना कि 5 - एक परिमेय संख्या है। हमें पहले गलत कल्पना करनी है, आपको पता है, हमें पहले गलत कल्पना करनी है, फिर इस कल्पना को गलत मानना है। माना कि 5 - परिमेय संख्या है तथा अब जानते हो 5 - परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, पी और क्यू, P/Q होती है ना परिमेय संख्या। तो वहाँ P और Q क्या है, दो पूर्णांक है। P और Q दो पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0। ये एक परिमेय संख्या की परिभाषा है, जो आप पर नहीं आती है या परिमेय संख्या नहीं जानते या संख्याओं के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपको पता है हमने बेसिक मैथ वीडियो फर्स्ट में संख्याओं के बारे में कंप्लीट जानकारी दे रखी है, ठीक है। इसलिए 5 - बराबर P/Q, ठीक है। परिमेय संख्या के बराबर होगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो P/Q बराबर होनी चाहिए, ठीक। क्योंकि P और Q का एक के अलावा कोई वैनिश नहीं है, तो ऐसी सेवाय संख्या ये भी परिमेय संख्या की दूसरी परिभाषा है। जब P और Q एक के अलावा कोई वैनिश नहीं होता, जब P और Q का एक के अलावा कोई वैनिश नहीं है, तो ये एक सेवाय संख्या है, ठीक है। सेवाय संख्या क्या होती है, वे संख्या जिनमें P और Q दोनों का कोई भी गुणनखंड समान न हो, ठीक है, वो होती है सेवाय संख्या। इसलिए इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, हमें एक अपरिमेय संख्या एक तरफ लेनी है, उससे अलावा जो भी पद उधर लेना है, तो इसको हमने इधर पहुंचा दिया, इसको इधर लिया है, ठीक है। समीकरण नंबर 1 बन गया। अब लिखेंगे क्योंकि P और Q पूर्णांक है, इसलिए 5 - P/Q एक परिमेय संख्या है। क्योंकि P और Q दोनों पूर्णांक है और ये तो पूर्णांक है, तो पूर्णांक से क्या हुआ, एक परिमेय संख्या है, अर्थात √3। ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, अर्थात √3 एक परिमेय संख्या। परंतु इससे इस कथन का विरोधाभास होता है कि एक √3 एक परिमेय संख्या, लेकिन हमने तो पढ़ा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या होती है। इससे इस कथन का विरोधाभास होता है, ठीक है। तो हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पनाओं के कारण प्राप्त हुआ है। कि 5 - परिमेय संख्या है, ठीक है। 5 - परिमेय संख्या गलत कल्पना है हमारी। तो अतः सही कल्पना क्या है, अतः यह निष्कर्ष निकालते 5 - अपरिमेय संख्या है। आपने इसको नोट डाउन कर लिया। हम क्वेश्चन नंबर 6 तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 इम्पोर्टेंट भी है और आपने अभी तक पढ़े भी नहीं है, तो इनमें मज़ा आने वाला है, ठीक है। नोट डाउन कर लिया। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, उस बड़े से बड़े धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जो 396, 436 और 542 को विभाजित करने के पश्चात शेष पर क्रमशः 5, 11 और 15
कहता हो। यह क्वेश्चन आपकी प्रश्नावली में ही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए, इसके बाद में इसको समझाऊंगा। इसका थ्योरी वाला पार्ट है। ठीक, कर लिया नोट डाउन? चलो तो फिर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले तो इसको मैं साफ करूँगा अभी, इसको समझ लीजिए। गुणनखंड विधि से 351, 427, 527 के गुणनखंड निम्न है। ये आए कहीं से, उसको हम डिस्कस करेंगे, थ्योरी में से आए। तीन संख्याओं के अवैध गुणनखंड विधि से एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं? नहीं जानते तो हमारी बेसिक वीडियो 3 एलसीएम एचसीएफ को जाके देख लीजिए, उसमें आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, तीनों के एचसीएफ। सबसे पहले 351 का अवैध गुणनखंड, 425 का अवैध गुणनखंड, 527 का अवैध गुणनखंड करने पर ये आए। इन तीनों में जो कॉमन है, तीनों में ही कॉमन है, क्या है? 7 है, तो इसका एचसीएफ हो गया 7। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया, आप अच्छी तरह से वहाँ समझ लीजिएगा आप इसको। तो अब मैं यहाँ से इनको साफ करता हूँ, विभाजित। अब थ्योरी देखिए कैसे बनाइए थ्योरी। यह दिया हुआ है कि 396 को अष्ट पूर्णांक, ठीक है, दे रखा है 396 को अभिष्ट पूर्णांक द्वारा विभाजित करने पर, कोई भी पूर्णांक के माना b है से विभाजित करने, आगे यही तो रहती है बी के प्लस सी संख्या ये रहती है। ए का हमें अभी मान पता ही नहीं है क्या है, नहीं ए का मान दे रखा 396 और बी पता नहीं है, क्यों से हमें कोई लेना देना ही नहीं है, और R5 दे रखा है। ठीक है, वो हमसे पूछ रहा है क्या कि 391 यहाँ पर PQ कितना आए, ये 391 हो जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं, प्लस करना है माइनस। यह दिया हुआ है कि 396 वो अविष्ट पूर्णांक द्वारा विभाजित करने पर शेषफल 5 रहता है। ये दिया हुआ है 396 को, ये शेषफल है, इसको विभाजित करने पर 5 रहता है। इसलिए अगर 5 शेषफल बच रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं 391 है वो एक विभाजित संख्या है। क्या है? पूर्णतः विभाजित। इसलिए क्या कहेंगे, इसलिए 391 माइनस 5 बराबर 391 को अविष्ट संख्या पूर्णतः विभाजित करती है। अविष्ट संख्या कौन सी है? ए। क्या करती है? पूर्णतः विभाजित करती है। ठीक है, अविष्ट संख्या हमने बी मानी थी कि बी से विभाजित करते हैं कि नहीं। अब ये वहाँ पर बी से 391 पूर्णतः विभाजित है, कितनी भी बार हो पर है। ठीक है, अविष्ट विभाजित है, अतः अर्थात अविष्ट संख्या 391 का गुणनखंड है। हम ये भी कह सकते हैं अविष्ट संख्या है 391 का गुणनखंड है, क्योंकि इनके हम गुणनखंड करेंगे जो 17 23 आ रहा है ना, वही है। क्या बता, बी का मान 17 हो या 23 हो, पर लेकिन एक गुणनखंड है भी। ठीक है, अर्थात अविष्ट संख्या 391 गुणनखंड है, ये लिख लेंगे। इसके बाद इस प्रकार 436, इसी प्रकार इसका 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 कर देंगे तो अविष्ट संख्या से विभाजित है। चूँकि अविष्ट संख्या सबसे बड़ी संख्या है, अब हमें पूछा है कि सबसे बड़े धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो। तो सबसे बड़े, जब तीनों में सेम है और सबसे बड़ा पूछ रहा है, वो विभाजित करना अतः बड़ी है, तो 391 में 425 527 को विभाजित करती है, और तीनों को विभाजित करे। सबसे बड़ी संख्या बताइए जो तीनों को ही विभाजित करती है, तो अतः तीनों में सेम है, इसका मतलब तो एचसीएफ आना ही आता है। अविष्ट संख्या क्या है? 391 425 महत्तम समवर्त है एचसीएफ। अब आप न्यूक्लियर विभाज्य से तो
2 संख्याओं का कर सकते हो, 3 संख्याओं को करने के लिए आपको गुणनखंड विधि से एचसीएफ करना होगा और यही इस क्वेश्चन में करवाया है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है। आपने नोट डाउन कर लिया तो हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि रूट 6 एक परिमेय संख्या है। इससे अथवा में और है शांत अशांत वाला क्वेश्चन, उसको आप अपनी नोटबुक में देख लीजिएगा। बहुत सीधा क्वेश्चन है, ये आपकी नोटबुक में नहीं मिलेगा। रूट 6 एक परिमेय संख्या है, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि आपको रूट 3, रूट 2, रूट 5 और रूट 7 का ये तो मैं करा चुका हूँ, लेकिन एग्जामिनर 2 अवैध संख्याओं का गुणनफल को भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करवा सकता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, ये इसके बाद ये, ठीक है। फर्स्ट में ये, इसके बाद आपको जाना है, ठीक, नोट डाउन कीजिए, इसके बाद समझाता हूँ उसको। इस क्वेश्चन के बाद आपका ये चैप्टर समाप्त। कल से नया चैप्टर 2 बहुपद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो भी विद्यार्थी नए हैं इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं डिस्कशन में जाके। और आपको यह टेस्ट की PDF एंड चैप्टर की PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ पर देख लीजिएगा। कर लिया नोट डाउन? चलो तो फिर देखिए क्या कहता है। रूट 6 एक परिमेय संख्या है, माना कि रूट 6 एक परिमेय संख्या, रूट 6 एक अपरिमेय संख्या, माना कि रूट 6 एक अपरिमेय संख्या तथा P और Q 2 पूर्णांक है, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0। बिल्कुल रूट 2, रूट 3 और रूट 5 और रूट 7 क्या था, बिल्कुल वैसे वैसे करना है, बस मान चेंज करना है। तो माना कि रूट 6 एक परिमेय संख्या तथा P और Q 2 पूर्णांक है, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसका इसलिए ये परिमेय संख्या इसलिए P अपन Q के रूप में लिख सकते हैं, तो रूट 6 को P अपन Q के रूप में लिख दिया। इसके बाद चूँकि P और Q एक के अलावा इनका कोई वैनिश नहीं है, क्योंकि P और Q का एक के अलावा कोई वैनिश नहीं है तथा इन्हें सहवाज बनाते हैं, सहवाज हम बना लेंगे, तो ठीक है। इसलिए रूट 6 Q बराबर P, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे 6 के स्क्वायर अपन बराबर P स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अतः P स्क्वायर 6 से विभाजित है, अतः P स्क्वायर क्यों दिख रहा है, P स्क्वायर है 6 से विभाजित है, इसलिए परिमेय 1.3, इसलिए परिमेय 1.3 P को भी विभाजित करेगा, इसलिए परिमेय 1.3 है। मैंने परिमेय आपको पहले ही समझा दिया प्रश्नावली 1 में, P को भी विभाजित करेगा, परिमेय 1.3 से P को भी 6 P को विभाजित करेगा, ठीक है। इसलिए हम P बराबर 6R लिख सकते हैं। हम मान रहे हैं कि कोई R है, P बराबर 6R लिख सकते हैं, जहाँ R का मान R भी एक पूर्णांक है, क्योंकि P और Q पूर्णांक है तो R भी पूर्णांक है। P के मान को समीकरण 1 में रखने पर, P के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो 6 स्क्वायर 36R स्क्वायर, अर्थात Q स्क्वायर बराबर 6R स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अतः Q स्क्वायर बराबर 6, Q स्क्वायर 6 से विभाजित है, अर्थात Q स्क्वायर 6 से विभाजित है, इसलिए परिमेय 1.3 से 6Q को भी विभाजित करेगा, इसलिए 1.3 से 6Q को विभाजित करेगा, इसलिए P और Q में दोनों में P और Q दोनों को 6 से विभाजित कर रहा है, इसलिए दोनों में कम से कम एक वनिष्ठ 6 गुणनखंड तो होगा ही, क्योंकि P को भी 6 विभाजित कर रहा है, 6 से P भी विभाजित है, Q भी विभाजित है। इसका मतलब है दोनों में P और Q दोनों में कम से कम एक एक गुणनखंड तो 6 से विभाजित होगा ही, उनका गुणनखंड एक एक तो 6 होगा ही। परंतु इससे कथन का विरोधाभास होता है कि P और Q एक अविभाज्य है, यानी हमें सहभाज्य बनाई थी वो अविभाज्य थे, पहले अविभाज्य है, क्योंकि उनका तो एक एक गुणनखंड है, तो इससे इस कथन का विरोधाभास होता है। इनसे इस कथन का विरोधाभास होता है वह सहवाज्य संख्या है, क्योंकि वो तो एक अविभाज्य संख्या है, क्योंकि दोनों में एक एक गुणनखंड है, उसका 6 से है ना, इसलिए। अतः मेरे विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के परिणाम प्राप्त हुआ। गलत कल्पना क्या थी कि रूट 6 परिमेय संख्या है, ये लिख दिया था। हम निष्कर्ष निकालते कि रूट 6 एक अपरिमेय संख्या। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ समाप्त, हमारा टेस्ट सॉल्यूशन हो गया समाप्त, और यहीं पर ये चैप्टर भी बिल्कुल है समाप्त, ठीक है। आपका फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो चुका है, हम कल से सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये आपके टेस्ट के सॉल्यूशन की वीडियो थी फर्स्ट चैप्टर की। इस प्रकार सेकंड टेस्ट की लगेगा, उसकी भी सॉल्यूशन वीडियो होगी।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करते हैं।